ये जो एक डिनायल है एक बहुत बड़ा, जो कि फ़्लाइट इनटू हेल्थ वाला, जिसके बारे में आज हम सुबह साइकोथेरेपी में भी डिस्कस कर रहे थे कि अब मैं ठीक हो गया हूँ और अब मुझे इलाज की इतनी ज़रूरत नहीं है और अब मुझे बस चले जाना चाहिए यहाँ से। और मुझे काफ़ी चीज़ों का एहसास भी हो गया है, मुझे अंदाज़ा भी हो गया है कि मैंने अपनी लाइफ में बड़ी ख़राबियाँ की हुई थी, तो अब बस हो गया इलाज। और हम अपने आप को समझना शुरू कर देते हैं कि अब तो बस मैंने 100 दिन गुजार लिए हैं, अब मैं मेंटली बड़ा फ़िट हो गया हूँ, अब मैं फ़िज़िकली बड़ा फ़िट हो गया हूँ, स्ट्रॉन्ग हो गया हूँ और अब आई डोंट नीड फर्दर ट्रीटमेंट। लर्निंग वाइज हम कह सकते हैं कि हम स्ट्रॉन्ग हो गए, कि हम में थोड़ी बेहतरी आ गई है। यानी कि पहले हमारे पास लर्निंग इतनी नहीं थी कंपैरेटिव टू नाउ। पहले हमारे पास लर्निंग जो थी वो इतनी अच्छी नहीं थी, हमें इतने स्किल्स का पता नहीं था, हमें इतनी टेक्निक्स का पता नहीं था, हमें इतनी नॉलेज नहीं थी, इतनी अवेयरनेस नहीं थी। बट येस, लर्निंग वाइज हमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट आती है। बट व्हेन वी थिंक कि हम वैसे ही ओवरऑल बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए, ये सोचना गलत है, अप्लाई करना नहीं आया होता। तो फिर हम ये कह देते हैं कि क्रेविंग्स के लिए कोई स्किल्स सीखते ही नहीं है। जब आगे इसके आगे हम कुछ कर ही नहीं सकते तो फिर हम कुछ स्किल्स नहीं सीखते। तो इसीलिए कहते हैं ना कि अब सारे स्किल्स को अप्लाई करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा टाइम और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। विद टाइम एंड विद प्रैक्टिस वी कैन डू एवरीथिंग, बट विदाउट टाइम और विदाउट प्रैक्टिस हम ये सब चीज़ें नहीं कर सकते। जब हम चीज़ें मंगवा के रख लेते हैं ना, तो एक तसल्ली से मिल जाती है कि एटलीस्ट है तो सही मेरे पास, मैं जब चाहे कर सकता हूँ। अब तो मैं खुशी सेलिब्रेशन करनी तो बनती है, एक हफ्ते के लिए मैंने नहीं पिया तो अब इसकी ऊपर सेलिब्रेशन तो बनती है। घी चाहे सीधी उंगली से निकालो या टेढ़ी उंगली से निकालो, बात तो एक ही होगी ना कि चाहे आप गैप दे के नशा कर रहे हैं या बगैर गैप दिए नशा कर रहे हैं, बात तो एक होगी। रिलैप्स तो आप कर ही रहे हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं ना कि आउटडोर की लाइफ बहुत मुश्किल है। ये जो फिनिशिंग टच सेशन होता है, इसमें बेसिकली हम यही ट्रेनिंग चल रही होती है कि अब चूँकि कुछ दिन रह गए हैं बाहर आने के लिए, और अब हमने एक आउटडोर की जो लाइफ है उसके लिए कैसी तैयारी रखनी है, और हम अपने आप को कहाँ पे रेट करते हैं कि हमारी तैयारी कितनी है, कितनी स्ट्रॉन्ग हमारी तैयारी है कि हम आउटडोर की लाइफ गुजार सकते हैं बेटर तरीके से। अब आप सब आई एम श्योर ये कहेंगे कि बहुत अच्छी तैयारी है, 80% हम अपने आप को ये फील करते हैं कि वी आर रेडी टू फेस द आउटडोर लाइफ, और हम इस तरह से फील करते हैं कि हाँ बस अब तो जो है बाहर आके हमने कोई नशा नहीं करना, बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजारनी है, ऑन ट्रैक रहना है और सब कुछ इस तरह की बातें। बट हमारा जो ब्रेन है ना, एक्चुअली इट्स वेरी 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 कॉम्प्लिकेटेड येट वेरी सिंपल। मतलब हमारा ब्रेन जितना कॉम्प्लिकेटेड है ये उतना ही सिंपल भी है। हम खुद ही कॉम्प्लिकेशंस में जाते हैं और फिर हम खुद ही इसको सिंपल भी बनाते हैं, और इतने तरीके हमारे पास आते हैं। जैसे हम कहते हैं कि एडिक्ट्स जो हैं वो मैजिशियंस होते हैं या हाईली इंटेलेक्चुअल होते हैं, तो इसमें तो कोई शुबा नहीं है, क्योंकि उनके पास एक तरीका अगर बंद है ना तो उनके पास 10 और तरीके खोलने के वेज आ जाते हैं, और वो बड़ी आसानी से इन वेज को फिर खोलते चले जाते हैं एंड देन गेट वे ओपन हो जाता है। अगर आप बस अपने ब्रेन की एक ये एक्टिविटी करते रहे ना कि आई एम सरेंडरिंग, मैं सरेंडर कर रहा हूँ अपनी फैमिली के आगे, यही सबसे मुश्किल काम है, और इसी मुश्किल काम से फैमिली ने खुश भी होना है। नहीं देखिए, अगर तो हमने रूह की गहराइयों से उसको सरेंडर किया ना, तो फिर हमारा चाहे जितना मर्जी दिल कर रहा होगा ना सिगरेट पीने का, जब तक हम फैमिली को हमें अलाउ नहीं ना करेगी फैमिली, हम नहीं हिलेंगे। दिस इज़ कंप्लीट सरेंडरेंस। कि आपको गुस्सा तो आएगा फॉर दैट टाइम बीइंग, आपको बुरा भी लगेगा। इस केस में मैं आपको ये कहूँगी कि ये सारी ज़िंदगी के लिए तो आपने ये मामलात को पीछे नहीं रखना है। एक टाइम आएगा जब आप इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे कि आप अपने काम सारे खुद कर सकेंगे, लेकिन अभी कुछ अरसे के लिए इन सारे काम को थोड़ा साइड पे करके अपनी सेहत के बारे में सोचें। एटलीस्ट 3 मंथ्स, एटलीस्ट 6 मंथ्स, डिपेंड्स। क्रेविंग होती है तो आपने फैमिली से शेयर कर देना है कि मुझे, जो कि आप करते भी रहे हैं, आपने फैमिली से शेयर भी किया है कि मुझे बस एक सिगरेट पी लेने दो फिर और मैं कुछ नहीं करूँगा, विच इज़ अ वेरी गुड पार्ट। सरेंडरेंस हमसे ये कहती है कि जब हम किसी को सरेंडर, किसी के आगे सरेंडर करते हैं ना, तो फिर चाहे हम अपने दिल पे पत्थर ही क्यों ना रखें, लेकिन हमने बात अगले की ही माननी है। जिसके आगे हमने सरेंडर किया है, जिसको हमने हाई पावर बनाया है, हमने फिर उन्हीं की बात माननी है, बाय हुक और बाय क्रुक। चाहे हमें उसके लिए कुछ भी करना पड़े, चाहे हमें बहुत बुरा लगे, चाहे हम बहुत हर्ट हो, हमें बहुत दुख हो, हमें तकलीफ़ हो, उस पेन से, उस एगनी से गुज़रें। उस पेन से जब गुज़रेंगे और जब वो क्रेविंग ख़त्म हो जाएगी, उसका टाइम पीरियड कम हो जाएगा,
जब अगला टाइम पीरियड आएगा ना, उस टाइम पे आपको एक बूस्ट मिलेगा, उस टाइम पे आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा कि मैंने अपनी क्रेविंग्स को कंट्रोल कर लिया, चाहे जैसे भी किया बट मैंने अपनी क्रेविंग्स को मैनेज कर लिया और कंट्रोल कर लिया। उस टाइम पे फिर आपको एक मोटिवेशन मिलती है, उस टाइम पे आपको फिर एक बूस्ट मिलता है और आप कहते हैं कि चले दैट्स गुड, मैंने एक काम किया है, सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलती है आपको, और वो आपको आगे रिकवरी में लेकर जाने के लिए हेल्प करती है। तो क्रेविंग्स कोई साइन बोर्ड नहीं लेकर आ रही होती, ये क्लियर कट आपको बड़े तरीक़ों से आ रही होती है। आज आप सोकर उठे हैं, आपका मूड नहीं ठीक, आप थोड़ा चिड़चिड़ा फील कर रहे हैं, जिसको बहुत ज़्यादा हो रही हो, तो यस किसी प्रोफेशनल हेल्प की तरफ आएँ, बिकॉज़ ये ऐसी बीमारी है जो कि जब तक आप किसी प्रोफेशनल हेल्प को बीच में इंटरवीन नहीं होने देते हैं ना, तो इसका फिर आप इलाज खुद से नहीं कर सकते। इवन देन डिनाइल वापस आ जाता है। तो हमने ये एक्चुअली में सीखना है कि उस डिनाइल को हमने आने से कैसे रोकना है, या तो अगर हम नहीं रोक सकते तो यस जब डिनाइल आ गया है तो उसको हमने मैनेज कैसे करना है, उसके लिए हमने क्या ऐसा काम करना है जिससे हम उस डिनाइल को वापस भेज सकें, जिसको हम उसको ओवर पावर ना होने दें। जी बिल्कुल, इट विल हेल्प। ये जो डिज़ीज़ कॉन्सेप्ट है जो आपको बताया जा रहा होता है कि इट इज़ अ प्रोग्रेसिव डिज़ीज़, क्रॉनिक डिज़ीज़, ये आपको चीज़ हेल्प करती है रियलिटी चेक देने में। एक आपको हिट मिलता रहता है कि अच्छा ये जो डिज़ीज़ है ये है ही ऐसी, जिससे टाइम एंड अगेन ये प्रोग्रेस करती रहेगी। अगर आपने जितनी लर्निंग कर ली, आप रिलैप्स करेंगे, रिलैप्स करके आप वापस ये बीमारी और आगे बढ़ेगी, ये अपने अगले स्टेज तक चले जाएगी। तो ये चीज़ें आपको हेल्प करती हैं। जैसे मेटाबॉलिक एरर का कॉन्सेप्ट है डिज़ीज़ कॉन्सेप्ट में, जब वो अगर आपको कहता है, अगर आप इस चीज़ को ही अंडरस्टैंड कर लें कि नाउ यू आर अनफिट फॉर डूइंग ड्रग्स, अब आप नशा करने के लिए अनफिट हैं, अब आप नशा करने के लिए मतलब आप नहीं कर सकते हैं नशा। अब जब नशा करेंगे कोई ना कोई ख़राबी, कोई ना कोई क्राइसिस लाइफ में आएगा साथ। जब हम उनको बता रहे हैं कि एक मेटाबॉलिक एरर आ चुका है, एक ब्रेन डैमेज हो चुका हुआ है, जो आप अपनी इनसाइट लूज़ कर जाते हैं, लाइक इट्स ऑल अबाउट अवेयरनेस ना, कि आप उनको ये सब चीज़ें बता रहे होते हैं। हाँ, जो हमारे पुराने पाथवेज होते हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं और उनका इन्फ्लुएंस इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि फिर हम बार बार उन्हीं चीज़ों की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि ये इट इज़ अ प्रोग्रेसिव डिजीज़ ना। तो आप अब जबकि इलाज हो जाने के बाद थोड़ी सी भी ड्रग करते हैं तो आप आगे स्टेज, अगली स्टेज की तरफ चले जाते हैं, ये ओवरडोज हो जाता है, ये मसला ख़राब हो जाता है। अच्छा, तो अभी तक तुम्हारा इस चीप लड़की के साथ चक्कर चल रहा है? तुम कौन होती हो मुझे पूछने वाली? ओके, और तुम इन घटिया लड़कियों के साथ गुलछर्रे उड़ाते फिरो, तो मैं चुप बैठूं? गेट आउट। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।